दोस्तों, क्या हुआ जब टैक्सी ड्राइवर ने रात में महिला को सुनसान रास्ते पर ले जाकर डराया और बार बार उसकी ओर गलत इशारे करता रहा और अपने दोस्तों को बुलाकर महिला का किया जबरदस्ती रेप। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो गया था। ऑफिस के भीतर घंटों काम करने के बाद जब संध्या बाहर निकली तो उसे ठंडी हवा ने थोड़ी राहत दी। आसमान पर हल्का चांद था, लेकिन बादलों की परछाई बीच बीच में उसे ढक देती थी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और दुकानों के शटर गिरने लगे थे। संध्या ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और टैक्सी बुक करने के लिए ऐप खोला। वह रोजाना देर तक काम करती थी, लेकिन आज प्रोजेक्ट की वजह से और ज्यादा देर हो गई थी। घर पहुंचने का कोई और साधन नहीं था। उसने टैक्सी बुक की। स्क्रीन पर ड्राइवर का नाम और गाड़ी का नंबर दिखाई दिया। नाम था राजीव। गाड़ी 5 मिनट में ऑफिस के गेट के पास आ गई। सफेद रंग की पुरानी सेडान थी। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर आवाज दी, मैडम, आप ही ने बुक किया था ना? संध्या ने सिर हिलाकर हां कहा और गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगाई, उसे ड्राइवर की निगाहें कुछ अजीब लगीं। उसकी आंखों में एक तरह की बारीकी थी, मानो वह हर छोटे से छोटे भाव को पढ़ लेना चाहता हो। लेकिन संध्या ने ध्यान न देकर फोन पर नजरें गड़ा लीं। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। राजीव ने हल्की बातचीत शुरू की, मैडम, इतनी देर तक ऑफिस में रहती हैं? घर तो बहुत दूर होगा शायद? संध्या ने संक्षेप में जवाब दिया, हां, थोड़ा दूर है। राजीव ने फिर पूछा, मैडम, अकेली रहती हैं क्या? मतलब, घर में कौन कौन है? यह सवाल सुनकर संध्या थोड़ी असहज हुई। उसने बिना नजर मिलाए कहा, परिवार है। उसके स्वर में कठोरता थी, जैसे वह बात यहीं खत्म करना चाहती हो। लेकिन ड्राइवर चुप नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, आजकल लड़कियां बहुत हिम्मती हो गई हैं, रात में अकेली घूम लेती हैं। अच्छा है, पर खतरनाक भी। संध्या ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर दुकानें लगभग बंद हो चुकी थीं। भीड़ कम हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर घर करने लगी। गाड़ी अचानक मुख्य सड़क छोड़कर एक दूसरी ओर मुड़ गई। संध्या ने तुरंत कहा, रुकिए, यह रास्ता मेरे घर का नहीं है, आप गलत जा रहे हैं। राजीव ने पीछे देखा और सहज स्वर में बोला, अरे मैडम, शॉर्टकट है, फालतू की ट्रैफिक से बच जाएंगे। लेकिन संध्या को इस शॉर्टकट पर भरोसा नहीं था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट कम थीं और दाएं बाएं सुनसान इलाका था। उसने कहा, नहीं, आप वही मुख्य रास्ता लीजिए। मैं किराया ज्यादा दे दूंगी, लेकिन शॉर्टकट मत लीजिए। राजीव ने होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, मैडम, टेंशन मत लीजिए, मैं रोज यहीं से जाता हूं, आपको जल्दी घर पहुंचा दूंगा। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने फोन से लोकेशन चेक की। जीपीएस पर सचमुच गाड़ी मुख्य मार्ग से हटकर किसी सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रही थी। उसने ड्राइवर को फिर से चेताया, देखिए, मैंने आपको साफ कहा है कि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, आप गाड़ी तुरंत रोकिए। लेकिन इस बार राजीव का स्वर बदल गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैडम, इतनी जल्दी मत कीजिए, रात लंबी है, आराम से पहुंच जाएंगे। यह सुनकर संध्या को साफ एहसास हो गया कि मामला सामान्य नहीं है। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे, लेकिन दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू किया। उसने सोचा, फोन पर किसी को कॉल कर दूं। उसने अपने भाई का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर दिखा नो नेटवर्क। अब उसका डर और बढ़ गया। उसने बैग कसकर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगी कि अगर हालात बिगड़े तो क्या करना चाहिए। उसकी नजर सामने वाले रियर व्यू मिरर में ड्राइवर की आंखों से मिली। उन आंखों में एक खतरनाक चमक थी। गाड़ी अब शहर की रोशनी से दूर निकल चुकी थी। रास्ते पर झाड़ियां और खाली जमीन नजर आ रही थी। हवा और ठंडी लगने लगी थी। संध्या ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। वह समझ चुकी थी कि यह सवारी उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। सड़क अब और सुनसान होती जा रही थी।
कहीं कोई होटल, दुकान या इंसान नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा और कभी कभी झाड़ियों में सरसराहट की आवाज। हवा में एक सन्नाटा था, जैसे रात ने अपने पर्दे से सब कुछ ढक लिया हो। संध्या बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। नेटवर्क की एक आध टॉवर लाइन चमकती फिर गायब हो जाती। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था। उसने गुस्से और डर से भरे स्वर में कहा, गाड़ी रोकिए, अभी तुरंत रोकिए, मैं आगे नहीं जाऊंगी। राजीव ने रियरव्यू मिरर से उसकी आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुराया। मैडम, आप इतना डर क्यों रही हैं? मैंने कहा ना, आपको घर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा घूमना पड़ेगा। संध्या को अब यकीन हो गया कि ड्राइवर का इरादा सही नहीं है। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और हाथ में कसकर पकड़ ली। अगर जरूरत पड़ी तो वह इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी और सामने एक लंबी सुनसान सड़क खुल गई। दूर दूर तक केवल अंधकार। कहीं कहीं टूटी स्ट्रीट लाइटें हल्की रोशनी दे रही थीं। इस माहौल में हर परछाई डरावनी लग रही थी। राजीव ने अचानक बातचीत शुरू की। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी रात को अकेली, आपको डर नहीं लगता? संध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, चुप रहिए और गाड़ी तुरंत शहर की ओर मोड़ दीजिए, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। ड्राइवर हल्के से हंसा। चिल्लाइएगा, किसे सुनाएंगी मैडम? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता। यह सुनकर संध्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने धीरे से फोन का लोकेशन ट्रैकिंग ऑन किया ताकि बाद में सबूत मिल सके। अचानक गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी गई। संध्या का सिर पीछे की सीट से टकराया। उसने जोर से कहा, रुकिए, नहीं तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। राजीव ने बिना नजर मिलाए ठंडे स्वर में कहा, कूद जाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहां से शहर बहुत दूर है। अंधेरे में कहां जाएंगी? संध्या के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अब मुझे खुद ही रास्ता निकालना होगा। उसने सोचा कि अगर सीधे टकराव किया तो शायद हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए शांत रहना बेहतर समझा। उसने खिड़की से बाहर झांका। कहीं कहीं खेत नजर आ रहे थे और कुछ दूरी पर जंगल जैसा इलाका। गाड़ी धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही थी। उसने अचानक बैग से पेन निकाला और उसे हथेली में कस लिया। जरूरत पड़ी तो यही हथियार बनेगा, उसने मन ही मन तय किया। राजीव अब बार बार रियर व्यू मिरर से उसे घूर रहा था। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक संध्या के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक छोटे से पुल के पास रुकी। राजीव ने खिड़की नीचे की और सिगरेट जलाने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, अब तो आपकी मंजिल बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन वह मंजिल आपके सोचे जैसी नहीं। संध्या की सांस अटक गई। यह साफ संकेत था कि कोई बड़ा खतरा सामने आने वाला है। उसने चुपचाप चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कहीं झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल है, जैसे कोई छिपा हुआ हो। उसकी शंका सही साबित हुई। राजीव ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हां, आ जाओ, हम पहुंच गए हैं। अब संध्या का डर हकीकत में बदल चुका था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने तुरंत लॉक दबा दिया। इतनी जल्दी क्या है मैडम? मेहमानों का इंतजार कर लीजिए। संध्या ने पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अब उसे साफ लगने लगा कि राजीव अकेला नहीं है, कोई और भी इस जाल में शामिल है। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अगर मैं यहां हार मान लूंगी तो कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगी। अब मुझे लड़ना ही होगा। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसका ढाल हो। उसकी आंखों में डर अब गुस्से में बदल रहा था। गाड़ी की हेडलाइट आगे पड़ी झाड़ियों पर पड़ी और वहां 3 परछाइयां धीरे धीरे उभरती नजर आईं। संध्या ने महसूस किया कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। गाड़ी की हेडलाइट्स जब आगे की झाड़ियों पर पड़ीं, तो 3 परछाइयां धीरे धीरे साफ होती चली गईं। संध्या का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वहां 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में मोबाइल की रोशनी थी और उनके चेहरों पर अजीब सी हंसी। राजीव ने खिड़की से हाथ हिलाकर इशारा किया। आ गए तुम लोग? देखो,
आज की रात हमारे लिए खास होने वाली है। संध्या ने खिड़की के शीशे पर मुक्का मारा। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन दरवाजे पहले से लॉक थे। राजीव ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोला, इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं मैडम? अभी तो मेहमान आए हैं। संध्या ने तुरंत सोचा कि अगर वह चुप बैठी रही तो हालात और बिगड़ेंगे। उसने बैग में रखी बोतल से पानी निकाला और अचानक राजीव के चेहरे पर फेंक दिया। राजीव घबरा गया और उसी पल उसने दरवाजे का लॉक खींचकर खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े आदमी पहले से चौकस थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक आदमी ने बाहर से धक्का देकर उसे वापस बंद कर दिया। संध्या ने गुस्से और डर से चीख कर कहा, तुम लोग बच नहीं पाओगे, पुलिस सबको पकड़ लेगी। तीनों आदमी जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, पुलिस? यहां तक पुलिस कभी नहीं आती, यहां तो सिर्फ हम आते हैं, और आज तुम हो। राजीव ने गाड़ी को एक तरफ मोड़ा और थोड़ी दूर जाकर रोक दी। चारों तरफ बस झाड़ियां, खाली जमीन और बीच में टूटी फूटी सड़क। आसमान में चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा और गहरा हो गया। संध्या ने समझ लिया कि यह पूरा जाल पहले से बिछाया गया था। ड्राइवर ने सिर्फ रास्ता ही नहीं बदला था, बल्कि उसके दोस्तों को भी पहले से बुलाया हुआ था। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर भीतर कहीं एक हिम्मत भी जाग रही थी। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। वह तुरंत अपनी सीट से खिसककर ड्राइवर की साइड पर झपटी और चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। झड़प में चाबी गिरकर नीचे फर्श पर लुढ़क गई। बहुत अक्लमंद बन रही हो मैडम, राजीव ने दांत भींचते हुए कहा। बाहर खड़े तीनों आदमी अब गाड़ी के पास आ चुके थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। चलो जल्दी बाहर निकालो इसे, वक्त बर्बाद मत करो। संध्या ने पूरी ताकत से खिड़की का शीशा लात से मारा। शीशा थोड़ा सा दरार गया, लेकिन टूटा नहीं। फिर भी उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। राजीव ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, जितना चिल्लाओगी उतना दर्द बढ़ेगा, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन संध्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अचानक अपने बैग से पेन निकाला और राजीव की कलाई पर जोर से चुभो दिया। राजीव दर्द से चिल्लाया और उसका पकड़ ढीली हो गई। संध्या ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इतने में बाहर खड़े आदमियों में से एक ने हैंडल पकड़कर फिर से बंद कर दिया। अब गाड़ी के चारों ओर वे चारों आदमी खड़े थे। माहौल और डरावना हो गया। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से और प्रतिरोध की चमक थी। वह चीखी, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सब जेल सड़ोगे। एक आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जेल? हम तो रोज ऐसे खेल खेलते हैं। और पुलिस तो हमारी जेब में है। ये शब्द सुनकर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने तुरंत मन को संभाला। वह जानती थी कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद अगली सुबह वह जिंदा न रहे। उसने चुपचाप फोन की लोकेशन ट्रैकिंग ऑन रहने दी और बैग को कसकर पकड़ लिया। उसके भीतर एक ही ख्याल था, आज की रात चाहे जैसे भी गुजरे, मैं हारने वाली नहीं हूं। गाड़ी का दरवाजा आखिरकार खींचकर खोल दिया गया। अब संध्या अंधेरे और चारों आदमियों के बीच थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। सामने खड़े चारों आदमी उस पर झपटने की तैयारी में थे और संध्या सोच रही थी, इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लड़ना। चारों ओर घना अंधेरा और बीच में संध्या। उसके सामने चार आदमी थे जिनकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। रात और सुनसान जगह ने माहौल को और डरावना बना दिया था। राजीव, जो अब तक गाड़ी चला रहा था, अपने घायल हाथ को सहलाता हुआ बोला, इस औरत में बहुत हिम्मत है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बाकी तीनों उसकी ओर बढ़े। संध्या पीछे हटते हुए सोच रही थी, अब भागना ही होगा। उसने अचानक अपनी पूरी ताकत से एक आदमी के पैर पर बैग मारा और उल्टी दिशा में भाग खड़ी हुई। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने लगीं। अंधेरे में दौड़ते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से पुरुषों की आवाजें गूंज रही थीं, पकड़ो, कहीं भागने न पाए। संध्या पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन जमीन असमतल थी। झाड़ियां, गड्ढे और पत्थर उसके रास्ते में बार बार आ रहे थे। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर गई। उसके घुटने में चोट लगी, लेकिन उसने कराहने की बजाय तुरंत उठकर दौड़ना जारी रखा।
कुछ दूरी पर उसे टूटी फूटी दीवार जैसी कोई चीज दिखी। वह दौड़कर उसके पीछे छिप गई। सांसें तेज थीं, दिल मानो बाहर आ जाएगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अगर मैं डर में डूब जाऊंगी तो बच नहीं पाऊंगी। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। पीछे से राजीव की आवाज आई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चारों तरफ घना जंगल है, ढूंढो इसे। तीनों आदमी अलग अलग दिशाओं में फैल गए। टॉर्च की रोशनी जगह जगह घूम रही थी। संध्या दीवार से सटी बैठी थी और धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसने मोबाइल निकाला। अब भी नेटवर्क नहीं था, लेकिन लोकेशन ट्रैकिंग ऑन थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसका भाई या दोस्त इसे नोटिस कर ले। उसी पल एक आदमी की टॉर्च की रोशनी उसकी ओर आई। उसने तुरंत बैग से पेन निकाला और खुद को तैयार कर लिया, लेकिन आदमी कुछ ही कदम दूर जाकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। संध्या ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर की नहीं थी। राजीव अब सीधे उसकी दिशा में बढ़ रहा था। मैडम, छुपने से कुछ नहीं होगा, हम आपको ढूंढ लेंगे और तब आप और ज्यादा तकलीफ पाएंगी। उसकी आवाज में ठंडक और धमकी दोनों थीं। संध्या ने तय किया, अब और नहीं, मुझे लड़कर ही निकलना होगा। जैसे ही राजीव पास आया, संध्या अचानक दीवार के पीछे से निकली और पेन उसकी गर्दन के पास तान दिया। राजीव चौंक गया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं खत्म कर दूंगी। संध्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। राजीव हंस पड़ा। तुम मुझे मार दोगी, औरत होकर? संध्या ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, औरत होना मेरी कमजोरी नहीं है, यही मेरी ताकत है। राजीव पीछे हट गया, लेकिन बाकी तीनों अब उसके पास आ चुके थे। वे चारों तरफ से उसे घेरने लगे। संध्या ने देखा कि अब बच निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। उसने पेन को और कसकर पकड़ा और मन ही मन निश्चय किया, अगर मुझे गिरना भी पड़ेगा तो लड़ते लड़ते ही गिरूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा कठोर था। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। शायद कोई किसान अपने खेत में था। यह सुनते ही वे चारों थोड़ा चौकन्ने हुए। संध्या ने मौका देखा और पूरी ताकत से भागी। उसने झाड़ियों को चीरते हुए सड़क की ओर भागने की कोशिश की। राजीव और उसके साथी पीछे दौड़े। यह पीछा रात के सन्नाटे में और भयावह हो गया। काफी देर तक दौड़ने के बाद संध्या फिर से सड़क पर आ गई, लेकिन वहां भी सुनसान था। कहीं कोई गाड़ी या इंसान नहीं। थकी और घायल संध्या अब हाँफ रही थी। उसके कपड़े फट चुके थे, घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, मुझे घर पहुंचना है, मुझे बचना है। पीछे से आती आवाजें अब और पास आ रही थीं। राजीव की ठंडी आवाज गूंजी, भागते रहो, लेकिन याद रखना, आज की रात सिर्फ हमारी है। संध्या ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कसम खाई, नहीं, यह रात मेरी है और मैं इसे अपनी आखिरी रात नहीं बनने दूंगी। संध्या जब सुबह की पहली रोशनी में किसी तरह घर पहुंची तो उसकी चीख और सांसों की आहट सुनकर परिवार के लोगों का पसीना छूट गया। कमरे में घुसते ही उसने अपनी मां को कसकर पकड़ा। आंखों से बहते हुए आंसू और बदन पर जख्मों की निशानियां देखकर घर का माहौल एक तरफा बदल गया। हल्ला, रोना, सवाल और फिर बचपन के सामान की तरह टूट सी हुई उम्मीद। पर संध्या का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक खालीपन था जो गुस्से में परिवर्तित होने वाला था। परिवार ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। स्टेशन की ठंडी मेज पर बैठकर संध्या ने जो कुछ भी रात भर हुआ था चुपके चुपके और कांपते स्वर में बताया। थानेदार ने कुछ लिखकर पूछा, कुछ सवाल किए। उनकी आवाज औपचारिक और परिष्कृत, पर आंच में वह उदासीनता भी थी जो अक्सर पीड़िता के बयान के साथ जुड़ी आती है। संध्या ने उम्मीद की कि कानून तार तार कर उन लोगों को पकड़ेगा, पर जब मजिस्ट्रेट से मिलने की जगह थानेदार ने सुझाव दिया कि सबूत होने चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, तो संध्या के अंदर एक और लड़ाई की आग जाग उठी। मेडिकल के लिए अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में महिला डॉक्टर ने संवेदनशीलता से उसका भरोसा जीतने की कोशिश की, पर प्रक्रिया लंबी और कष्टप्रद थी। कागजी काम, तस्वीरें, फॉरेंसिक सैंपल, हर प्रक्रिया संध्या के लिए एक नई परीक्षा थी। उसकी आत्मा बार बार वही डर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने तय किया कि वह टूटकर नहीं गिरेगी।
डॉक्टर ने चुपचाप कहा, हम रिपोर्ट में जो लिखेंगे वह आपकी याचिका और मेडिकल परीक्षणों पर निर्भर होगा। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी वास्तविकता कड़वी थी। राजीव का नाम और गाड़ी का नंबर फोन में दर्ज था, पर कॉल रिकॉर्ड गायब और गवाही के लिए कोई बाहर का गवाह नहीं था। पुलिस ने कहा, हम कोशिश करेंगे, पर केस कमजोर दिखता है। यह सुनकर परिवार के कुछ सदस्य घबराए और किसी तरह मामला ठंडा पड़ने लगे। संध्या ने देखा कि समाज के कुछ लोग, पड़ोस के कुछ पुरुष, रिश्तेदार तनाव में कहने लगे कि रात में इतनी देर अकेली क्यों निकली। ऐसे सवाल जैसे घाव पर नीम के तेल डालने से भी अधिक जल गए। लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने ऑफिस के कुछ सहकर्मियों को घटना बताई। उनमें से एक, अनिल, जो छोटा पत्रकार था, तुरंत सक्रिय हुआ। उसने कहा, यह मामला चुप रहकर नहीं जाएगा, मैं इसे प्रकाशित करूंगा। मीडिया का दबाव पुलिस पर असर डालता है। धीरे धीरे एक छोटी महिला सहायता संस्था का भी ध्यान इस ओर गया। नारी शक्ति फाउंडेशन के स्थानीय सदस्य आए और संध्या को कानूनी मदद और मनोवैज्ञानिक सहायता देने का भरोसा दिया। अगले हफ्ते एक महिला वकील, मिसेज शेखर, संध्या से मिलीं। उनका रवैया ठोस और करिश्माई था। उन्होंने कहा, कानून कभी कभी धीमा होता है, पर दहाड़ नहीं लगाता। हम सबूत जुटाएंगे। मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड, टैक्सी कंपनी से संपर्क, सीसीटीवी फुटेज और जो कुछ भी संभव होगा। साथ ही हम मीडिया के जरिए सार्वजनिक दबाव बनाएंगे ताकि पुलिस को केस पर गंभीरता से काम करना पड़े। यह सुनकर संध्या के भीतर फिर से उम्मीद की लौ जल उठी। वकील ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। टैक्सी कंपनी को नोटिस भेजा गया। कंपनी ने बताया कि ड्राइवर राजीव पिछले 3 महीनों से रिकॉर्ड में था और कुछ शिकायतें पहले भी मिली थीं। यह जानकारी जैसे जहर नहीं है, उम्मीद की गोली साबित हुई, क्योंकि अब बात सिर्फ दर्शनीय अनुभव की नहीं रही, पैटर्न बनता दिखा। इसके साथ वकील ने नजदीकी सीसीटीवी फुटेज मांगे। उस रूट की दुकानों के कैमरों की फुटेज निकालने की बात हुई। अनिल ने अपनी रिपोर्टिंग शुरू की। उसने स्थानीय अखबार में एक छोटी खबर चलवाई। रात में टैक्सी ने महिला को सुनसान रास्ते पर पहुंचाया। शिकायत दर्ज। खबर का असर मामूली रहा, पर लोग अब बात करने लगे। सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया गया। कुछ समुदायों ने आश्चर्य जताया, कुछ ने संदेह, पर जो महत्वपूर्ण था, पुलिस के ऊपर नजरें बढ़ीं। उन दिनों पुलिस के कुछ सतर्क सदस्यों ने सक्रिय जांच शुरू की। टैक्सी कंपनी के कॉल लॉग में असली स्थान और ड्राइवर के शिफ्ट का मिलान किया गया। कुछ विसंगतियां मिलीं। शहर के दूसरे हिस्सों में रहने वाले एक व्यक्ति ने मीडिया को सूचित किया कि उसने उसी रात एक पुरानी सेडान को घास के पास देखा था और ड्राइवर के व्यवहार को संदिग्ध पाया था। धीरे धीरे छोटे छोटे सुराग जुड़ने लगे। फिर एक दिन बड़ा मोड़ आया। किसी ने फोन पर किसी अज्ञात नंबर से संवाद कर लिया था, जिसमें राजीव की आवाज और कुछ धमकी भरे इशारे रिकॉर्ड हुए। अनिल ने यह रिकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव के रूप में प्रकाशित की। जनता के बीच गुस्सा बढ़ा और पुलिस के पास दबाव इतना बढ़ा कि उन्होंने राजीव और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आनंद की घड़ी लंबी नहीं रही। गिरफ्तारियों के बाद उनकी जमानत की अर्जी और राजनीतिक प्रभाव दोबारा सामने आए। कुछ स्थानीय नेताओं और प्रभावित व्यक्तियों ने केस को कमजोर करने की कोशिशें शुरू कर दीं। साक्ष्यों को खंडित करने के प्रयास, गवाहों पर दबाव और मीडिया पर ब्रेन वॉश का खेल। राजीव और उसके साथी कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर भी आ गए। यह देखकर संध्या का विश्वास फिर से थर-थर कर गड़ गया। वह समझ गई कि कानून मात्र गिरफ्तारी नहीं है, यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें हिम्मत, सबूत और जनता की नजरें चाहिए होती हैं। वकील ने फिर कहा, हम आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट में साबित करना होगा कि यह एक योजनाबद्ध अपराध था, सिर्फ एक गलती नहीं। मीडिया और हमारी संस्था के समर्थन से हम सबूतों को मजबूत करेंगे। संध्या ने महसूस किया कि अब उसकी भूमिका सिर्फ पीड़िता की नहीं रही। वह उस कहानी का चेहरा बन चुकी थी जो उस शहर के अंधेरे पहलुओं को उजागर कर रही थी। उसने सार्वजनिक मंचों पर अपनी आवाज उठानी शुरू की। मंचों पर, छोटे छोटे सामुदायिक घरानों में और महिलाओं की बैठक में। हर बार जब वह अपनी कहानी बताती तो उसके शब्दों में पहले की डर की झिलमिलाहट के साथ अब दृढ़ता मिलती। यह खंड सिर्फ कानूनी लड़ाई की शुरुआत नहीं थी,
यह समाज की आंखों में सच दिखाने की यात्रा थी। संध्या की लड़ाई अब व्यक्तिगत से सामुदायिक हुई। वह जान चुकी थी कि न्याय पाने की राह अक्सर अकेली नहीं चलती, उसमें साथ चाहिए, आवाज चाहिए और कभी-कभी पूरी जनता का समवेत रोष चाहिए। न्याय की तलाश में संध्या ने जो कदम उठाए, उसने न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि पूरे शहर के सामाजिक ढांचे को भी हिला दिया। एक सामान्य कर्मचारी जो रोज की जिंदगी में बस घर और दफ्तर के बीच सफर करती थी, अब अखबारों की सुर्खियों में आने लगी थी। पर यह सुर्खियां सिर्फ समर्थन वाली नहीं थीं। कभी आरोपों से भरी, कभी सहानुभूति से लदी और कभी संदेह की चुभन से भरी हुई। शहर का समाज दो भागों में बंट गया। एक पक्ष वह था जो खुलेआम कह रहा था कि संध्या की हिम्मत सराहनीय है। उसने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो वर्षों से महिलाओं को शिकार बनाकर बच निकलते आए थे। ये लोग सोशल मीडिया पर अभियान चलाने लगे, जस्टिस फॉर संध्या जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कॉलेज की लड़कियां, महिला संगठनों और कुछ पत्रकारों ने रैलियां की, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए और यह संदेश फैलाया कि किसी भी महिला की चुप्पी सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन दूसरा पक्ष भी था, तिरछी निगाहों और धीमी फुसफुसाहटों वाला। कुछ लोग कहते, कौन जानता है कि सच्चाई क्या है। कुछ बुजुर्ग रिश्तेदार फुसफुसाते, घर की इज्जत सड़क पर क्यों लाई जा रही है। और कुछ लोग तो सीधे सीधे संध्या पर ही उंगली उठाते, रात को इतनी देर बाहर क्या कर रही थी। ये बातें संध्या के कानों तक पहुंचती और कभी कभी उसके हौसले को चोट पहुंचाती। एक दिन मोहल्ले की किराने की दुकान पर जब संध्या सब्जी ले रही थी तो दो महिलाएं धीरे से बुदबुदाईं, ये वही है ना, अखबार में आई थी। उनके लहजे में सहानुभूति कम, जिज्ञासा और अविश्वास ज्यादा था। संध्या ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने तुरंत चेहरा घुमा लिया। यह अनुभव उसे और गहरा कर गया। कानून की लड़ाई एक तरफ थी, समाज की चुप्पी और तंज दूसरी तरफ, लेकिन इन सबसे ऊपर एक नई चीज उभर रही थी, जागरूकता। संध्या की कहानी जब गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंची तो कई महिलाएं चुपचाप उससे मिलने लगीं। कुछ ने आंसुओं में कहा, हमारे साथ भी हुआ था पर हम चुप रहे। कुछ ने फोन पर कहा, आपके कारण हमें लगा कि बोलना चाहिए। संध्या को महसूस हुआ कि उसकी पीड़ा व्यक्तिगत न रहकर सामूहिक हो गई है। मीडिया की दुनिया भी दिलचस्प थी। छोटे पत्रकारों ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग की, पर बड़े चैनल अक्सर इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाते। कभी वे हेडलाइन लगाते, टैक्सी का खौफनाक राज, और कभी, क्या यह साजिश थी या सच। हर बार संध्या का चेहरा स्क्रीन पर चमकता, पर उसके पीछे की भावनाएं गहरी और जटिल थीं। वकील मिसेज शेखर ने उसे समझाया, समाज का आईना हमेशा टूटा हुआ होता है। लोग अपनी सोच से देखते हैं, पर यही आईना धीरे धीरे बदलता भी है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। तुम्हारे साथ हर वो महिला खड़ी है जो कभी चुप रही। समाज की प्रतिक्रिया का असर अदालत में भी दिखा। जब पहली सुनवाई हुई तो कोर्ट के बाहर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तख्तियां लेकर आए, महिलाओं की सुरक्षा हमारा अधिकार है। वहीं कुछ लोग आरोपियों के पक्ष में नारे लगा रहे थे। यह अजीब स्थिति थी। न्यायालय का परिसर जंग का मैदान बन गया था, जहां लोग अपने अपने दृष्टिकोण लेकर खड़े थे। संध्या ने देखा कि उसके माता पिता कभी कभी थक कर टूट जाते। पिता सोचते, क्या हम गलत कर रहे हैं। बेटी को बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में घसीट कर उसकी पीड़ा और बढ़ा रहे हैं। मां रोकर कहती, लोग क्या कहेंगे। पर हर बार जब यह सवाल उठता, संध्या की आंखों की दृढ़ता ही जवाब देती। वह कहती, अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल कोई और बेटी इसी अंधेरे में फंसेगी। समाज का आईना संध्या को यह भी दिखा रहा था कि डर केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि चुप्पी से भी है। अपराधी तो पकड़े जाते हैं या छूट जाते हैं, पर समाज का मौन और दोषारोपण महिलाओं को हर दिन कैद करता है। यह समझ उसके भीतर एक नया संकल्प भर रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना, प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा। शहर के मेयर ने बयान दिया, यह घटना हमारे लिए शर्म की बात है। हमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस विभाग ने आधिकारिक रूप से एक नई टीम बनाई, जो टैक्सी सेवाओं की सुरक्षा और रात में गश्त पर काम करेगी। इन सबके बीच संध्या खुद को एक दर्पण में देखती रही।
वह अब वही संकोची लड़की नहीं रही थी जो पहले थी। समाज ने उसे सवालों के कठघरे में खड़ा किया, लेकिन उसी समाज ने उसे समर्थन भी दिया। यह आईना टूटा भी, जुड़ा भी, और हर टुकड़े में उसे अपनी ही अलग झलक दिखती रही, कभी दर्द, कभी हिम्मत, और कभी संघर्ष का रूप। अदालत की दहलीज पर कदम रखते ही संध्या ने महसूस किया कि यह जगह किसी रणभूमि से कम नहीं। एक तरफ उसका सच था, दूसरी तरफ राजीव और उसके साथियों की चालाकी और उनके वकील का अनुभव। दीवारों पर टंगी घड़ी की हर टिक टिक उसे याद दिलाती कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, उसकी आत्मा की भी परीक्षा है। पहली सुनवाई में ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। जज ने केस की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह मामला प्राथमिकता से सुना जाएगा। संध्या का बयान दर्ज हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उस रात जो सहा वह सिर्फ मेरे खिलाफ अपराध नहीं था, बल्कि हर उस औरत के खिलाफ था जो सुरक्षित महसूस करना चाहती है। अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया, लेकिन विरोधी पक्ष का वकील तुरंत खड़ा हुआ। उसने कहा, माननीय न्यायाधीश, हमारे मुवक्किल निर्दोष हैं। इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। केवल भावनाओं और मीडिया की सनसनी से किसी का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उसने सवालों की बौछार शुरू कर दी। आप रात को अकेली क्यों निकली? आपने टैक्सी किस ऐप से बुक की? क्या आप ड्राइवर को पहले से जानती थीं? आपके पास क्या सबूत है कि यह सब उन्हीं लोगों ने किया? ये सवाल संध्या पर तीर की तरह बरस रहे थे। कभी वह चुप हो जाती, कभी गुस्से में भर जाती। जज ने उसे शांत रहने को कहा और मिसेज शेखर ने बीच बचाव किया। उन्होंने साफ कहा, महिलाओं से ऐसे सवाल पूछना समाज के पुराने रवैये को दिखाता है। सवाल यह नहीं कि महिला कहां थी, सवाल यह है कि अपराधियों ने क्या किया। मामला धीरे धीरे लंबा खिंचने लगा। हर सुनवाई में नए सबूत पेश करने की कवायद होती। वकील ने टैक्सी कंपनी से कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा अदालत में जमा करवाया। इसमें साफ दिख रहा था कि गाड़ी ने निर्धारित रास्ता छोड़कर सुनसान इलाके की ओर रुख किया था। यह सबूत बहुत मजबूत था। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में लाई गई। पास की एक दुकान के कैमरे में राजीव की गाड़ी स्पष्ट दिख रही थी। हालांकि फुटेज धुंधली थी, पर वकील ने कहा, यह वही गाड़ी है, वही समय है और वही दिशा है जहां घटना हुई। विरोधी पक्ष ने इसे धुंधली तस्वीर बताकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसे सबूत के रूप में मान लिया। गवाही का दौर शुरू हुआ। अनिल, जो पत्रकार था, गवाह के रूप में पेश हुआ। उसने बताया कि कैसे उसने रिकॉर्डिंग हासिल की जिसमें राजीव की आवाज थी। विरोधी वकील ने उसे मीडिया का शोर मचाने वाला कहकर बदनाम करने की कोशिश की, पर जज ने कहा कि आवाज का फॉरेंसिक परीक्षण होगा। संध्या के लिए सबसे कठिन दिन वह था जब उसे फिर से बयान देना पड़ा। विरोधी वकील ने उसकी हर बात पर शक जताया। क्या आपको यकीन है कि ये वही लोग थे? क्या अंधेरे में आपने सही देखा? क्या आप नशे में तो नहीं थीं? ऐसे सवाल सुनकर उसका गला सूख गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, हां, मुझे पूरा यकीन है। मैं उनकी आवाज पहचानती हूं, उनका चेहरा पहचानती हूं, और मेरा डर कभी गलत नहीं हो सकता। यह बयान अदालत में गूंजा। कई लोग भावुक हो गए। विरोधी पक्ष ने अपने गवाह भी लाए, ड्राइवर के साथी, पड़ोसी और कुछ लोग जिन्होंने कहा कि राजीव अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे उनके झूठ में दरारें पड़ने लगीं। एक गवाह ने कहा कि राजीव उस रात घर पर था, जबकि लोकेशन रिकॉर्ड बता रहा था कि वह गाड़ी चला रहा था। अदालत ने इस विरोधाभास पर गंभीर टिप्पणी की। जज ने कहा, यह केस सिर्फ एक महिला बनाम 3 पुरुषों का नहीं है। यह केस समाज की उस मानसिकता का है जो हर बार महिला को कटघरे में खड़ा करती है। अदालत तथ्यों पर फैसला करेगी, न कि अफवाहों पर। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं था। जमानत पर बाहर आए राजीव और उसके साथी धमकियां देने लगे। संध्या के घर के बाहर अजनबी लोग मंडराने लगे। रात में फोन पर गालियां और धमकी भरे संदेश आने लगे। वकील ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और संध्या को सुरक्षा देने की मांग की। अदालत ने भी पुलिस को आदेश दिया कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए। यह सब झेलना आसान नहीं था। संध्या की मां कई बार कहती, बेटी छोड़ दो ये लड़ाई,
हमें अपनी जान प्यारी है। लेकिन संध्या अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अगर मैं चुप रह गई तो ये लोग और औरतों के साथ भी यही करेंगे। मैं हारूंगी तो भी लड़ाई लड़ूंगी। दिन बीतते गए, सुनवाई चलती रही। सबूतों का ढेर बढ़ता गया, गवाहियों का वजन बढ़ता गया। अदालत का संघर्ष अब अंतिम मोड़ की ओर था। जज ने कहा कि अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। उस रात संध्या देर तक जागती रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, क्या सच में न्याय मिलेगा या यह भी एक अधूरी कहानी बन जाएगी। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। अदालत में जब मामला अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, तभी राजीव और उसके साथियों ने खेल का नया पत्ता फेंका। जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने अपने प्रभावशाली रिश्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ स्थानीय नेता जो अपराधियों के साथ पहले से आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जुड़े थे, धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और सत्ता की पकड़ का सवाल भी था। एक शाम संध्या को फोन आया। आवाज भारी और ठंडी थी। अगर अपनी जिंदगी और परिवार की सलामती चाहती हो तो केस वापस ले लो। अदालतें लंबा खींचती हैं और सबूत तुम्हारे पक्ष में नहीं टिकेंगे। सोच लो, तुम्हारे माता पिता अकेले घर में रहते हैं। फोन कटते ही संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत यह बात वकील मिसेज शेखर को बताई। वकील ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती थी कि यह होगा। अब हमें और सतर्क रहना होगा। हम इस धमकी की शिकायत करेंगे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई केवल अदालत की नहीं, बाहर की भी है। इसी बीच मीडिया में भी नया मोड़ आया। एक बड़ा चैनल, जो अक्सर सत्ता के नजदीक माना जाता था, उसने एक रिपोर्ट चलाई। क्या संध्या की कहानी में छिपे हैं कई सवाल? रिपोर्ट में संध्या की व्यक्तिगत जिंदगी पर उंगली उठाई गई। पुराने ऑफिस से जुड़े छोटे मोटे विवादों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। लोगों में संदेह पैदा करने की कोशिश की गई कि कहीं यह मामला गलतफहमी या बदले की भावना तो नहीं। यह देखना संध्या के लिए बेहद कठिन था। उसने टीवी स्क्रीन बंद कर दी और आंसू रोकने की कोशिश की, पर मिसेज शेखर ने उसे ढाढ़स बंधाया। याद रखो, जब सच्चाई मजबूत होती है तो झूठी अफवाहें और तेज फैलाई जाती हैं। यही तो उनकी साजिश है, तुम्हें कमजोर करना। दूसरी तरफ समाज के कुछ हिस्सों ने भी दबाव बढ़ाना शुरू किया। मोहल्ले में लोग कहने लगे, हमारा नाम भी बदनाम हो रहा है। हर जगह मीडिया वाले आते हैं। रिश्तेदारों ने ताने मारे लड़की को कोर्ट कचहरी में घसीटने से कौन शादी करेगा। ये बातें संध्या को भीतर तक झकझोरती, पर हर बार वह अपने अंदर की आवाज सुनती। अगर मैं झुक गई तो न केवल मैं हारूंगी, बल्कि औरतों की वह उम्मीद भी टूट जाएगी जो मुझसे जुड़ी है। उन्होंने नकली गवाह खड़े करने शुरू किए। एक व्यक्ति अदालत में पेश हुआ और बोला, मैं उस रात उसी इलाके में था। मैंने देखा कि संध्या अपने किसी परिचित से गाड़ी में बैठी थी। यह टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी नहीं थी। यह बयान सुनकर अदालत में हलचल मच गई। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि वह गवाह उसी इलाके का नहीं, बल्कि राजीव के दोस्त का चचेरा भाई है। अदालत ने उसके बयान को संदिग्ध मानकर दरकिनार कर दिया। इस बीच पुलिस जांच में भी दबाव डालने की कोशिश हुई। एक अफसर ने संध्या के परिवार से मुलाकात की और धीरे से कहा, आप लोग समझदारी दिखाइए, मामला शांत करा दीजिए, वरना सालों तक फंस सकते हैं। यह सुनकर संध्या के पिता बुरी तरह टूट गए। उन्होंने संध्या से कहा, बेटी, हमें डर है कि कहीं इस लड़ाई में हम सबकी जान मुश्किल में न पड़ जाए। संध्या ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, अगर आज हम डर कर पीछे हट गए तो कल ये लोग और भी ताकतवर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूं, चाहे जितना दबाव आए, मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में वह दृढ़ता देखकर पिता की आंखों से आंसू बह निकले। साजिशें बढ़ती गईं। एक दिन अनिल को भी धमकी मिली, अगर अगली रिपोर्ट छापी तो अंजाम बुरा होगा। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पत्रकार हूं, सच लिखना मेरा काम है, डराने से मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन अंदर से वह भी बेचैन था। उसने संध्या से कहा, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब यह मेरी भी है। महिला सहायता संस्था ने इस समय संध्या के लिए ढाल का काम किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा,
संध्या जैसी महिलाएं हमारी असली प्रेरणा हैं। हम किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस समर्थन ने साजिशों के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई। लेकिन दबाव की पराकाष्ठा तब आई जब अदालत की अगली तारीख से एक दिन पहले संध्या की मां अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, यह मानसिक तनाव का असर है। संध्या अपराध बोध में डूब गई। उसे लगा कि उसकी लड़ाई की कीमत उसका परिवार चुका रहा है। लेकिन मिसेज शेखर ने कहा, याद रखो, बड़े बदलाव की कीमत हमेशा बड़ी होती है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारा डर बड़ा है या तुम्हारा लक्ष्य। संध्या ने मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, मैं जानती हूं आप बहुत दर्द में हैं, लेकिन अगर मैं हार गई तो मेरी जीत का सपना हमेशा के लिए मर जाएगा। मां ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटी जा, अपनी लड़ाई पूरी कर, हम तेरे साथ हैं। यह शब्द संध्या के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। सुनवाई का वह दिन पूरे शहर के लिए किसी परीक्षा जैसा था। अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, मीडिया के कैमरे तैनात थे और अंदर हर निगाहें जज की कुर्सी पर टिकी हुई थीं। संध्या अपने वकील मिसेज शेखर के साथ एक गहरी सांस लेकर अदालत में दाखिल हुई। राजीव और उसके साथी भी अपने वकीलों के साथ मौजूद थे। उनके चेहरे पर नकली आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वे जीत पक्की समझ रहे हों। लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें पता था कि सच का बोझ अब भारी पड़ चुका है। जज ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला लंबे समय से चल रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहियों और सबूतों को ध्यानपूर्वक सुना और परखा गया है। आज अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। वकील मिसेज शेखर ने अंतिम दलील में कहा, माननीय न्यायाधीश, इस केस में संध्या की गवाही केवल शब्द नहीं है, बल्कि पीड़ा की सच्चाई है। लोकेशन डेटा, टैक्सी कंपनी के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, ऑल कैरोबारेड द ट्रुथ। सवाल यह नहीं है कि महिला कहां थी, सवाल यह है कि आरोपियों ने क्या किया। अगर आज अदालत इन्हें छोड़ देगी तो यह संदेश जाएगा कि समाज में अपराधियों की चालबाजी सच से भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर आज न्याय मिलेगा तो यह संदेश जाएगा कि कानून हर नागरिक के साथ खड़ा है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। विरोधी वकील ने भी अपनी अंतिम कोशिश की। उसने कहा, माननीय न्यायाधीश, सबूत कमजोर हैं, गवाह पक्षपाती हैं और यह मामला मीडिया द्वारा बढ़ाया गया है। मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं। जज ने लंबा निर्णय पढ़ना शुरू किया। हर शब्द अदालत कक्ष में गूंजता रहा। अदालत मानती है कि पीड़िता के बयान सुसंगत और विश्वसनीय हैं। तकनीकी सबूत, लोकेशन डेटा और सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि आरोपियों ने नियोजित रूप से टैक्सी का रास्ता बदला और सुनसान जगह ले गए। फोन रिकॉर्डिंग और गवाहियों ने इस सच्चाई को और मजबूत किया है। विरोधी पक्ष द्वारा लाए गए गवाह अविश्वसनीय पाए गए। इस आधार पर अदालत यह मानती है कि आरोपी राजीव और उसके साथी गंभीर अपराध के दोषी हैं। यह सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजीव का चेहरा उतर गया। जज ने आगे कहा, अदालत आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए कठोरतम सजा सुनाती है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह फैसला सुनते ही अदालत के बाहर गूंज उठी। न्याय मिल गया। महिला संगठनों की आंखों में आंसू थे, पत्रकारों के कैमरे चमक रहे थे और संध्या के चेहरे पर वर्षों बाद शांति की हल्की सी मुस्कान आई। पर यह जीत केवल अदालत की नहीं थी। यह समाज के लिए एक संदेश था कि अपराध चाहे कितना भी संगठित और प्रभावशाली क्यों न हो, सच अंत में अपनी जगह बना ही लेता है। संध्या ने मिसेज शेखर का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। यह जीत आपकी भी है। वकील मुस्कुराई और बोली, नहीं, यह जीत सिर्फ तुम्हारी है। तुमने ही हार नहीं मानी। हम सब तो बस तुम्हारे साथ खड़े थे। अदालत से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने घेर लिया। संध्या जी, अब आपको कैसा लग रहा है? उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे लग रहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी। यह हर उस महिला की जीत है जिसने कभी डर कर चुप्पी साध ली थी।
आज उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि अगर हम आवाज उठाएं तो न्याय मिल सकता है। उसके शब्द सोशल मीडिया पर गूंजने लगे। पूरे शहर में चर्चा थी कि एक सामान्य लड़की ने किस तरह ताकतवर अपराधियों और उनके प्रभावशाली साथियों को मात दी। लेकिन जीत के इस क्षण में भी संध्या का मन गहरे विचारों में था। उसे पता था कि न्याय मिल गया है, पर समाज की मानसिकता बदलना अभी बाकी है। उसने सोचा, जब तक लोग सवाल पूछेंगे कि महिला रात को बाहर क्यों थी, तब तक लड़ाई अधूरी है। मुझे अब सिर्फ अपनी नहीं, औरों की आवाज भी बनना होगा। उस रात संध्या ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। लंबे अंधेरे के बाद जो रोशनी आई थी वह सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि अनगिनत औरतों के रास्ते को भी रोशन कर रही थी। अदालत का फैसला आ चुका था। राजीव और उसके साथी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। मीडिया में इस केस की चर्चा अब भी जोरों पर थी, लेकिन संध्या के लिए असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसके भीतर, उसके सपनों और उसके भविष्य के लिए। पिछले कई महीनों की पीड़ा, संघर्ष और अपमान ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही अनुभव उसे और मजबूत बना रहे थे। उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रहेगी, बल्कि उन तमाम औरतों की आवाज बनेगी जो आज भी चुप्पी में जी रही हैं। केस खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद कई महिला संगठन और विश्वविद्यालयों ने संध्या को बुलाया। वे चाहते थे कि वह अपने अनुभव साझा करे। पहली बार जब उसने एक कॉलेज में मंच पर कदम रखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। दर्जनों लड़कियां उसकी ओर देख रही थीं। संध्या ने कहा, मैं यहां अपने घाव दिखाने नहीं आई हूं। मैं यहां यह बताने आई हूं कि डर सबसे बड़ा हथियार है जो अपराधी हमें पकड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर को तोड़ते हैं, वे हार जाते हैं। मेरी लड़ाई अदालत में खत्म नहीं हुई, यह अब समाज में शुरू हुई है, और मुझे भरोसा है कि आप सब मेरी साथी हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन संध्या ने महसूस किया कि उसकी आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। संध्या का परिवार, जो शुरू में डर और शर्म के बोझ से दबा हुआ था, अब उसके साथ खड़ा था। उसके माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व था। गांव से रिश्तेदारों के फोन आने लगे, बेटिया, तूने तो मिसाल कायम कर दी। पहले जो लोग ताने कसते थे, लड़की रात में बाहर क्यों निकली, अब वही लोग उसकी हिम्मत की मिसाल देते थे। समाज धीरे धीरे सीख रहा था कि अपराध का बोझ पीड़िता पर नहीं, अपराधी पर होना चाहिए। मीडिया चैनल्स ने उसे पैनल डिस्कशन के लिए बुलाना शुरू किया। वकील मिसेज शेखर ने उसे सलाह दी, संध्या, तुम्हें अब अपनी कहानी को औरों तक पहुंचाना है, लेकिन ध्यान रखना, हर मंच पर सच्चाई और संवेदनशीलता बनी रहे। तुम्हारी जीत अब हजारों औरतों को हिम्मत दे सकती है। संध्या ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। उसने कई बार कहा, यह केवल मेरी लड़ाई नहीं थी। हर महिला जो आज सड़क पर सुरक्षित महसूस करती है, वह इस फैसले का हिस्सा है। जेल के अंदर राजीव और उसके साथी दिन प्रतिदिन टूट रहे थे। उनका जो गुरूर था वह अब राख में बदल चुका था। संध्या को इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे सुकून था कि न्याय का पहिया घूम चुका है। समाज में भी लोग यह सीख रहे थे कि अपराध करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि सच और कानून अंत में जीतते हैं। कुछ महीनों बाद संध्या ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। उसने मनोविज्ञान में शोध करने का फैसला किया, ताकि वह पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके और उनकी मदद कर सके। उसने एक एनजीओ की नींव रखी, नई सुबह। यह संगठन उन महिलाओं की मदद करता जो हिंसा या उत्पीड़न का शिकार हुई थीं। कानूनी सहायता, काउंसलिंग और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये सब उसमें शामिल था। जल्द ही नई सुबह पूरे राज्य में जाना जाने लगा। संध्या अब केवल एक नाम नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन जब वह एनजीओ के दफ्तर से लौट रही थी, एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह बहादुर बनना चाहती हूं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी तरह बनना है, लेकिन डर से कभी हार मत मानना। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए संध्या को अब वह अंधेरा उतना डरावना नहीं लगता था।
क्योंकि वह जानती थी अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज की किरणें उसे मिटा देती हैं। उसने सोचा, मेरी जिंदगी की किताब का पहला अध्याय दर्द और संघर्ष से भरा था, लेकिन अब आगे के अध्याय उम्मीद और बदलाव से भरने वाले हैं। उसकी कहानी अब केवल एक महिला की त्रासदी नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के लिए प्रेरणा थी। संध्या अब मुस्कुराते हुए कह सकती थी, मैं टूटी नहीं, मैं और मजबूत हुई हूं। मेरी कहानी का अंत यहां नहीं, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है।